हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औरम स्मार्ट क्लासेस एंड औरम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस चैप्टर को, जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे मुद्रा की आपूर्ति। मतलब मुद्रा से रिलेटेड ये चैप्टर है और हम ये देख रहे थे कि मुद्रा क्या 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 काम करती है और मुद्रा के क्या क्या वर्क होते हैं और मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ें हमने ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर ली है। जिस बच्चे ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका बेसिक फर्स्ट पार्ट है, उसे आप देख के आइए, क्योंकि इस चैप्टर में हम ओनली ये चीज़ पढ़ेंगे कि भाई अगर मुद्रा आपके पास में है तो उसको कितनी जल्दी हम नगद कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और मुद्रा की पूर्ति कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप 12th क्लास में हैं या फिर आप बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमबीए, आपका बीबीए, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही चैनल पर आए हैं और बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये एक वीडियो सभी में काम करेगी। क्योंकि इसको बनाया ही आपको इसीलिए गया है कि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, चाहे आप डीयू के स्टूडेंट है, इग्नू के स्टूडेंट है, सीसीएस यूनिवर्सिटी, आईपीयू, सुभारती, XYZ, आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो है चैप्टर आपकी 2 है, इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट बन चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो जो कठिनाइयां होती थी। मतलब हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो वस्तु विनिमय होता है वो क्या होता है कि वस्तुओं के बदले आदान प्रदान, यानी वस्तुओं को ही दिया जाता था। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ से आपका MCQ बन के आ सकता है। तो इसमें आपका यहाँ से क्या आ सकता है? MCQ आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या क्या होती थी? सबसे पहला हमें क्या होता था? दोहरे संयोग का अभाव होता था। मीन्स कि हमें उस व्यक्ति को तलाश करना पड़ता था जो हमारी रिक्वायरमेंट में फिट बैठे। क्यों? जो चीज़ की इसको ज़रूरत है वो इसके पास हो और इसकी ज़रूरत इसके पास हो, तो तभी आपस में व्यापार कर सकते थे। और इसको ढूंढने के लिए कहीं कहीं गाँव तलक चला जाना पड़ता था, बहुत लंबी दूरियों को तय करना पड़ता था। उसके बाद में दूसरी कठिनाई आती थी वस्तु विभाजन में कठिनाई, क्योंकि हम ये देखते थे कि अगर किसी के पास में सोना है और उसको किसकी लोहे की जरूरत है, तो समझ लीजिए कि वो लोहे के बदले सोने को क्या कर लेता था? एक्सचेंज कर लेता था। इसका मतलब सोने की वैल्यू किसके बराबर होती थी? लोहे के बराबर होती थी। तो इस चीज में क्या होता था? लोगों को बड़ी दिक्कतें आती थी कि लेकिन फिर भी क्या होता था? फिर भी उनको करना पड़ता था। उसके बाद में मूल्य का हस्तांतरण, मतलब पहले हम वस्तु जो होती थी उनको भविष्य में हस्तांतरित नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से मुद्रा आई है हम उसका हस्तांतरण कर सकते हैं। मतलब कहने का कि फ्यूचर में हम वस्तुओं को नहीं बदल सकते थे। जैसे अगर किसी के पास में 2 लीटर दूध है और वो बोलने लगा कि भाई मैं 4 दिन बाद में तुम्हें एक्सचेंज कर पाऊंगा, तो 4 दिन तक क्या दूध रुक पाएगा? नहीं रुक पाता था। तो ये चीज क्या होती थी? भविष्य में हस्तांतरित नहीं होती थी। उसके बाद में नेक्स्ट आती है परेशानी की क्रय शक्ति और संचय में कठिनाई। मतलब क्रय शक्ति यानी हमें जो वस्तु का मूल्य होता था उसको संचय करने में कठिनाई होती थी कि हम वस्तु वस्तु जो होती थी उसको आने वाले समय के लिए हम क्या करते थे? इकट्ठा करके नहीं रख पाते थे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी कि हमें हैंड टू हैंड ही क्या करना पड़ता था? उसको एक्सचेंज करना पड़ता था। उससे पहले हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते थे या फिर भविष्य में उसको एक्सचेंज के लिए नहीं टाल सकते थे। उसके बाद है सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, यानी कि मूल्य के मापक का अभाव होता था कि हम मूल्य जो होता था उसको माप नहीं सकते थे कि भाई कितने रुपए में या फिर कितनी वस्तु कितनी चीज़ों के अंदर मिली गई है या फिर हमें मिली है। तो इस चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता था। उसके बाद में भावी भुगतान का अभाव। भावी भुगतान का मतलब ये होता था कि भाई हमें ये नहीं पता होता था उस समय पे कि हम किस चीज़ के बदले क्या दे रहे हैं, है ना। मतलब हमें ये नहीं पता होता था कि अगर हम किसी चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस चीज की वैल्यू कितनी है और सामने वाली वस्तु की वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीजें हमें उस समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन विक्रय तो करना ही पड़ेगा, यानी कि विनिमय तो करना ही पड़ता था। इसीलिए लोग क्या करते थे? वस्तुओं के बदले आराम से वस्तु दे देते थे, नो टेंशन, क्योंकि उस समय पर कोई ऐसा माहौल नहीं था या फिर ऐसी कोई चीजें नहीं थी।
ठीक है, तो ये कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता था। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन कौन सी कठिनाई है, तो आप इन सभी को बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ बेसिक चीजें मतलब फेस वैल्यू और मेल्ट वैल्यू क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, तो समझने की बहुत ज्यादा अच्छे से कोशिश करना, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है एमसीक्यू, समझ गए। तो अब देखिए फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो मुद्रा के उस मूल्य को कहा जाता है जो कि उस मुद्रा पर अंकित, अंकित मतलब होता है लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ, जो उसके ऊपर गुदा हुआ होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में 2000 का नोट है, तो ये जो 2000 इसके ऊपर लिखा हुआ है यही इसका अंकित मूल्य होता है, तो उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। लेकिन मेल्ट वैल्यू क्या होता है, मेल्ट मतलब होता है गलना, क्या होता है, गलना। तो मेल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि मुद्रा जिस धातु या कागज की बनी हुई होती है उसको क्या होता है, जिसमें उसको बदला जाता है, उसका बाजार मूल्य कितना है, उसे हम बोलते हैं मेल्ट वैल्यू। मतलब 1 रुपए का सिक्का है, कितनी धातु का प्रयोग इसके अंदर हुआ है और मार्केट में इस धातु की कितनी वैल्यू है, वही क्या कहलाती है, मेल्ट वैल्यू कहलाती है। मतलब ये 1 रुपए का सिक्का जो है ना, वो इसके अंदर जितनी धातु लगी है वो 1 रुपए के बराबर ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसी को ही बोलते हैं मेल्ट वैल्यू, समझ गए। मेल्ट वैल्यू में क्या होता है, मेल्ट वैल्यू के अंदर क्या होता है, मौद्रिक मूल्य और आपका मुद्रित मूल्य दोनों के क्या होते हैं, इजिकल टू यानी कि बराबर होते हैं। यानी कि धातु का मूल्य भी और इसके ऊपर जो लिखा हुआ मौद्रिक मूल्य ये भी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन फेस वैल्यू में क्या होता है, जो लिखा हुआ होता है इसके ऊपर ये ज्यादा होता है, लेकिन इसके जो बनाने में खर्चा आता है वो कम होता है। तो इससे आप आराम से पहचान सकते हैं। अगर इसमें अंतर की बात करें तो नोटों की फेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा उनके मेल्ट वैल्यू से ज्यादा होती है, समझ गए ना। क्योंकि नोटों को बनाने में जो लगने वाला कागज होता है उसकी वैल्यू के बराबर नहीं हो पाता है, जबकि नोटों की फेस वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, 1000 रुपए का, ये जो भी है, इस तरीके की चीजें क्या होती हैं, ये आपकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। इसी तरीके से सिक्कों की जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसी तरीके से जो सिक्के हैं, मतलब जो सिक्के होते हैं उनकी जो फेस वैल्यू ज्यादा होती है मेल्ट वैल्यू से। यहां पर हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हम बात करें आगे कि जबकि सिक्कों की जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है और मेल्ट वैल्यू ज्यादा होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिक्के होते हैं उनकी जो धातु होती है उसका मूल्य क्या होता है, उसके सिक्के के बराबर होता है, उससे ज्यादा होता है, तभी उसको हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, या फिर अच्छे से हम उसको ले सकते हैं। तो इसके बाजार में क्या होता है, इससे ज्यादा होता है तो सरकार उस सिक्के को क्या करती है, या तो बंद कर देती है या फिर उस सिक्के के इस्तेमाल पर क्या कर देती है, उसका वजन कम कर देती है। जैसे आपने देखा होगा पहले 1 रुपए का सिक्का आता था, वो भारी, जिस पर अनाज छपा हुआ होता था, तो वो बहुत बड़ा सिक्का होता था और भारी सिक्का होता था। गवर्नमेंट को लगा कि इसकी वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने उस सिक्के को चेंज कर कर, आप देखा होगा आपने, छोटा सा सिक्का आ गया जिसके ऊपर क्या है, ठेंगा छपा हुआ। क्या छपा हुआ है, ठेंगा छपा हुआ है, मतलब अंगूठा छपा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसको चेंज करा है, इसको इसमें कन्वर्ट करा है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा थी और इसकी वैल्यू क्या कर दिया, बराबर कर दी है। तो ये किसके हाथ में होता है, ये सिक्कों के, ये सरकार के हाथ में होता है कि भाई हमें किसको कितनी वैल्यू देनी है। इसी कारण आपने देखा होगा कि बाजार में हर साल नए तरीके के सिक्के जारी किए जाते हैं। ये सिक्के इसीलिए होते हैं, समझ गए, क्योंकि ये धातु को बचाकर, इसमें क्या होता था, जितनी धातु इस एक सिक्के में लगती थी, अब इस धातु के 2 सिक्के आराम से बनके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ नोट इंपोर्टेंट चीज मैंने बता रखी है कि मुद्रा धातु शक्तिशाली है, मतलब मुद्रा क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है, परंतु इसको क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा समृद्धि नहीं खरीदी जा सकती। समृद्धि मतलब क्या होता है, अपना चैन और सुकून नहीं खरीदा जा सकता। मुद्रा मुद्रा वही चीज खरीदी जा सकती है, क्या मुद्रा से हम सिर्फ वही चीज खरीद सकते हैं जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में होती है। मतलब आपने देखा है कि हम पैसों से रिश्ते नाते नहीं खरीद सकते, अपना सुख चैन नहीं खरीद सकते, है ना, मौत को नहीं खरीद सकते, लेकिन हम वस्तु, उससे धातु से क्या कर सकते हैं, सिर्फ वस्तुओं को ही खरीद पाते हैं। ये सिर्फ हमारे विनिमय का ही माध्यम होता है ना। यदि मुद्रा के द्वारा समृद्धि खरीदी जाती तो सरकार ने मुद्रा की छपाई के साथ साथ गरीबों को खत्म कर दिया होता।
यानी कि अगर इस देश में क्या होता, गरीब बिल्कुल खत्म हो जाते अगर ये नहीं होता, अगर मुद्रा मुद्रा को अगर ऐसे छापा जाता। आप खुद ही सोचो कि जब नोट गवर्नमेंट छापती है ना, आरबीआई मतलब गवर्नमेंट, और हमारा जो हमारा जो केंद्रीय बैंक होता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो क्या करते हैं, मुद्रा को छापते हैं। आप खुद सोचो कि वो हमारे देश में फिर भी गरीबी है, तो अगर हम नोट खुद छापते हैं तो सरकार क्यों ना हमें सबको एक एक मशीन दे दे कि भाई सब आप अपने नोट छापो। तो अगर ऐसा हो गया तो इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं चल सकती, इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि कोई अपना काम सही से नहीं करेगा, सबके पास में भरपूर पैसा होगा, कोई काम धाम कुछ नहीं करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुद्रा का वर्गीकरण, तो देखिए मुद्रा का कितनी चीजों में वर्गीकरण है। सबसे पहला है नजदीकी मुद्रा, यानी कि नजदीकी मुद्रा कौन सी होती है, उस संपत्ति को जो रूप मतलब ऐसे रूप में जल्दी से या आसानी से मुद्रा में परिवर्तित हो जा सके, मतलब ऐसी संपत्ति को कहा जाता है नजदीकी मुद्रा जो बहुत ही जल्दी और आसानी से किसमें किसमें मुद्रा में परिवर्तित हो सके, समझ गए। यानी कि कोई भी ऐसी धातु हो गई जो जल्दी से जल्दी किसमें बदल जाए, मुद्रा में बदल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नजदीकी मुद्रा। जैसे कि घर, जमीन जायदाद, उसके बाद में सोना चांदी, इनको हम बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, इनको हम बहुत जल्दी पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, सोना बेच सकते हैं, चांदी बेच सकते हैं। तो ये क्या होता है, नजदीकी मुद्रा में आपका आता है, समझ गए इस चीज को। आगे अगर हम बात करें पत्र मुद्रा, देखिए पत्र मुद्रा क्या होता है, सामान्य रूप से तो पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है, जबकि सिक्के का अपना एक मूल्य होता है। जैसे कि एक सिक्के को पिघला दिया जाए तो उससे मिलने वाली धातु का अपना कुछ ना कुछ बाजार मूल्य जरूर होता है, लेकिन जो पत्र मुद्रा होती है, जो भी मतलब मुद्रा का जो भी मूल्य होता है उस पर क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक या गवर्नर के क्या होते हैं, साइन होते हैं, उस पर शपथ लिखा रहता है, आपने देखा होगा उस पर लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और उसके नीचे फिर क्या होते हैं, उसके साइन होते हैं। अगर वो चीज लिखी है तो समझ लो कि आपका नोट चलेगा, और उसके बाद में अगर वो चीज नहीं लिखी है तो आपका नोट चलने वाला नहीं है। यदि गवर्नर की शपथ किसी नोट पर ना लिखी हो तो नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा है। पत्र मुद्रा को छापने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है, जबकि इस पर लिखी गई राशि जो होती है उसका भुगतान या अंतिम दायित्व सरकार का होता है। मतलब सरकार इसको मान्य करती है, मतलब छापेगा तो आपका कौन, आरबीआई, नोट छापने का काम आरबीआई करेगा, लेकिन इस पे कितने का नोट छापना है, क्या लिखना है और कितने की इसकी वैल्यू देनी है, वो डिसाइड करती है कौन, वो सरकार डिसाइड करती है। जैसे 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की, 500, 2000, अब 1000 का बंद हो गया, तो मतलब ये 1000 वैल्यू इसे ऐसी दे दिया था। तो इसमें जितनी भी वैल्यू लिखी हुई होती है, ये सारा का सारा काम कौन करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, लेकिन नोट छापने का काम रिजर्व बैंक का होता है। यहां पर देखो, नोट छापने का काम रिजर्व बैंक का होता है, रिजर्व बैंक जो होता है हमारा, आरबीआई जो होता है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है वो क्या होता है, रिजर्व बैंक नहीं छापता, या रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता, उसे भारतीय सरकार जारी करती है। यानी कि भारतीय सरकार का जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, मतलब जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, वही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही क्या करता है, 1 रुपए के सिक्के को छापता है। तो आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप बताइए 1 रुपए का नोट या फिर 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है, तो उसमें लिखा रहेगा आरबीआई, केंद्रीय बैंक, या फिर आपसे बोलेगा सरकार, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो समझ लेना फाइनेंशियल जो सरकार, यानी कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है ये सारी चीजें छापना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जमा मुद्रा या फिर बैंक मुद्रा, देखिए क्या होती है, बैंकों के द्वारा खोले गए मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट द्वारा क्या होता है, मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती है, क्योंकि यह इन जमाओं को चेक द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कि इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकते, इनको देने के लिए क्या होता है, किसी को भी चेक या फिर चेक दिया जाता है,
वो क्या करते हैं, वो इस चीज को क्या करते हैं, अपने कैश में कन्वर्ट करा लेते, तो इसे बोलते हैं जमा मुद्रा, जो आपकी बैंक में जमा है। और उस बैंक में से आप क्या कर सकते हैं, किसी को आप पैसा देना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, और चेक के द्वारा वो उस कैश को क्या करवा लेगा, कन्वर्ट करवा लेगा, यानी कि उसको कैश में कन्वर्ट करा लेगा। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो उसको बैंक में जाने की या फिर उसको अपना पैसा मारने की या वैसे की कोई वो नहीं होती, उसको दिक्कत नहीं होती। वो चुपचाप जाके अपना चेक दे देगा, वो बैंक में जाएगा, बैंक में से उसके अकाउंट में से डिडक्ट होकर वो उसको व्यक्ति को मिल जाएगा। उसके बाद में आपका आता है प्रतिनिधि मुद्रा। देखिए प्रतिनिधि मुद्रा क्या होता है, प्रतिनिधि मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो कि वास्तविक मुद्रा की तरह कार्य करती है। जैसे प्रतिनिधि मुद्रा की सहायता से सोना और चांदी और कोई भी अन्य चीजों को खरीदा जा सकता है। प्रतिनिधि मुद्रा में सिक्के और प्रमाण पत्र को भी गिना जा सकता है, जैसे कि ये सोना है, ठीक है, ये प्रतिनिधि मुद्रा है, तो इसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। आपको पता है कि सोना चांदी और इनकी कितनी वैल्यू होती है, या फिर सिक्कों की, इन सभी को बोलते हैं प्रतिनिधि मुद्रा। यानी कि अगर गवर्नमेंट बोलते जैसे कि सोने का सिक्का या फिर सोने का बिस्किट जो होता है, वो सभी क्या होती हैं प्रतिनिधि मुद्राएं होती हैं, उससे आप कभी भी कोई सी भी मुद्रा खरीद सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें विश्वास आधारित मुद्रा, देखिए जो विश्वास आधारित मुद्रा जो होती है, ऐसी मुद्रा को कहते हैं, यानी कि ऐसी मुद्रा जो क्या होती है, इसे जारी करने वाले अधिकारी या फिर संस्था के द्वारा दिए गए विश्वास पर चलती है। जैसे कि सभी प्रकार की जो मुद्राएं होती है, जैसे नोट हो गए या सिक्के हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियरी मनी कहते हैं, यानी कि इन्हीं को हम विश्वास आधारित मुद्रा कहते हैं। जैसे कि करेंसी नोट हो गया, सिक्के हो गया, बैंक जमा हो गया। जैसे आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में आप क्या करते हैं, आपका अगर अकाउंट होगा तो वो सिर्फ एक विश्वास पर चलता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, वो सिर्फ क्या है, एक विश्वास पर चलता है। आप किसी को अगर चेक देते हैं तो सिर्फ एक विश्वास की वो होती है। अगर किसी ने इसको मना कर दिया लेने से, तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मर्जी होती है कि वो उसको लेता है या नहीं लेता, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ क्या होता है, एक विश्वास होता है। अगर वो लेना चाहे तो उसको ले सकता है, अदरवाइज उसकी मर्जी, वो ले या ना ले, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये होती है विश्वास आधारित मुद्रा, जो कि एक विश्वास के आधार पर चलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें वेद मुद्रा, तो वेद मुद्रा क्या होती है, देखिए वह मुद्रा होती है जो कि सरकार के आदेश पर चलती है, इसको आदेश मुद्रा भी कहते हैं, जैसे कि सिक्के और नोट। इस प्रकार की मुद्रा को लेना सभी के लिए कानूनी जरूरी होता है। अगर कोई इसको लेने से मना करता है तो कानूनन उसके ऊपर क्या होता है, कार्रवाई करी जाती है, क्योंकि वो सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहा है, उसका पालन सही से नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। समझ रहे हो? इसको बोलता है वेद मुद्रा, यानी कि फ्लैट मनी। ये लेना बहुत जरूरी होता है, इसको हम आदेश मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये सरकार के आदेश पर ही चलती है। सरकार चाहे तो इसको चलाए, सरकार चाहे तो इसको बंद कर दे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें देखिए कुछ एक नोट है। भारत में छोटे सिक्के जैसे कि 1 रुपए के नोट या सिक्के को एक सीमा तक ही भुगतान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ के रुपए का 1 रुपए के रूप में सिक्के के रूप में क्या कर सके, भुगतान कर सके, तो ये ऐसा वो मना कर सकता है, ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, इसने इसको 1 करोड़ रुपए देने है ना, तो ये 1 करोड़ रुपए उसको 1 रुपए के सिक्के के देता है, मतलब 1 करोड़ रुपए एक एक के सिक्के देता है, तो ये व्यक्ति लेने से मना कर सकता है। इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी कि इसको 1 रुपए के सिक्के इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों दिए जा रहे हैं और आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आप 100, 150, 500 तक तो चलो चल जाता है कि हाँ नॉर्मली है, लेकिन आप उसको करोड़ों में या फिर लाखों में या फिर ज्यादा अमाउंट में आप उसको सिक्के पे नहीं कर सकते, वो आपको लेने से मना कर सकते और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें गैर कानूनी यानी कि गैर वैधानिक मुद्रा। गैर वैधानिक मुद्रा कौन सी, देखिए जो गैर वैधानिक मुद्रा कौन सी होती है, देखो इस तरीके की मुद्रा जो सिर्फ व्यक्ति के विश्वास पर चलती है। किस पर? व्यक्ति के विश्वास पर चलती है, अर्थात इस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, या फिर कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की मुद्रा को लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती।
उसको बोलते हैं गैर वैधानिक मुद्रा, यानी कि नॉन लीगल टेंडर। यानी कि ये जरूरी गवर्नमेंट ने नहीं करा है, कंपलसरी नहीं है कि आप किसी को साख मुद्रा दो। साख मुद्रा मतलब जैसे कि चेक वगैरह होता है, या फिर किसी को ड्राफ्ट या चेक या फिर बिल दो। ये सिर्फ एक विश्वास के ऊपर काम करता है, तो आप इनको आप जबरदस्ती किसी के ऊपर पे नहीं कर सकते। अगर सामने वाला चाहता है तो उसको ले सकता है, अदरवाइज वो मना भी कर सकता है। इसको विश्वास मुद्रा का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वस्तुगत मुद्रा, यानी कि देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वस्तुगत मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा से जिसका मूल्य उस वस्तु के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसे वह क्या होता है, बनता है, यानी कि हम उसको बना सकते हैं। इसमें मुद्रा का कार्य कौन करता है, इस प्रणाली में वस्तु की मुद्रा का कार्य वस्तु की ही मुद्रा के रूप में काम करती है। यानी कि वस्तु मुद्रा हम उसे कहते हैं कि जिसमें उसको क्या कर दिया जाता है, वस्तु के बदले का जो अमाउंट होता है उस वस्तु में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब यहां पर आप इसको देखिए, ये देखिए और ये वाली चीज देखिए। यहां पर ये क्या कर रहे हैं, वस्तु विनिमय कर रहे हैं कि जूते के बदले बैग दे रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में इन वस्तु का एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो ये देखिए एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये मतलब क्या है, ये एक ऐसी मुद्रा है, ये पहले क्या होता था, सीसी इकोनॉमी के अंदर क्या होता था, ये लागू होती थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। ये पहला होती थी वस्तुगत मुद्रा, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि सोना है ना, चांदी, तांबा, या फिर इस तरीके के। तो उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, नमक, मिर्च, चावल, बड़े पत्थर, या फिर मुद्रा की वस्तु विनिमय प्रणाली में विद्यमान थे। ये हमारे उस समय पे थे। लेकिन विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत देश का केंद्रीय बैंक काले धन व नकली नोटों को क्या करता है, चलन से बाहर कर देता है, और पुरानी मुद्रा की क्या कर देता है, वैधानिकता समाप्त कर देता है, और नई मुद्रा क्या करता है, जारी करता है। अगर आपसे पूछे विमुद्रीकरण क्या होता है, तो विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि काले धन या फिर नकली नोटों को रोकने के लिए या फिर उसके चलन को कम करने के लिए क्या कर देता है, सरकार उसमें नोट में प्रतिबंध लगा देती है कि इसके चलन पर रोक लगा दी जाए कि ये नहीं चलेगा। तो उसको चलाने से मना कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो नकली नोट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहीं पर ही नष्ट हो जाते हैं, और जिसका पास काला धन होता है जो इकट्ठा करके रखता है वो भी खत्म हो जाता है। तो मुद्रा की इसी क्रय शक्ति, अब बात करते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है। अब क्रय शक्ति आपको पता होना चाहिए कि भाई कितनी मुद्रा में कितनी मात्रा किस वस्तु की खरीदी जाती है, उसे ही मुद्रा की क्रय शक्ति कहते हैं। मतलब कि एक ये मुद्रा है, इस मुद्रा में कितनी वस्तु को खरीदने की ताकत है, कितनी मात्रा में वस्तु को खरीदने की शक्ति है, इसे ही बोलते हैं हम मुद्रा की क्रय शक्ति। कि किसी मुद्रा में कितनी वस्तु को खरीदने की शक्ति होती है, उसे ही वस्तु की क्रय शक्ति कहा जाता है। इसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापा जाता है। मतलब एक तो घरेलू स्तर पर मापा जाएगा, फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में छोड़ा जाएगा, और वहां उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। घरेलू क्रय शक्ति और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति, दो तरीके से इसको बांटा जाता है। घरेलू क्रय शक्ति क्या होता है कि किसी मुद्रा की देश की सीमा में, मतलब अपने ही देश के अंदर कितनी वस्तुओं को वो खरीद सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मतलब कितनी वस्तु और सेवाओं की क्षमता उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खरीदने की होती है अलग अलग देशों के सामने, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति बोलते हैं। और जो देश की सीमा के अंदर वस्तु को खरीदने की शक्ति होती है उसे हम घरेलू क्रय शक्ति बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मुद्रा की मांग, कि देखिए मुद्रा की क्या क्या मांग होती है। कि मुद्रा की मांग से अभिप्राय होता है कि मुद्रा की उस राशि से होता है जो लोग अपने पास क्या करते हैं, नगद के रूप में रखना चाहते हैं, ताकि वो कभी भी जब भी उनको जरूरत पड़े उसका वो यूज कर सकें, उनको बार बार इधर से उधर भागना ना पड़े। प्रोफेसर किन्स कहते हैं कि लोग तरल या नगद मुद्रा को निम्नलिखित उद्देश्य से अपने पास रखते हैं। दूरदर्शी उद्देश्य के लिए, मतलब आने वाले समय में उनको अगर कोई बीमारी हो जाती है या फिर कोई दुर्घटना, मृत्यु, सामाजिक रीति रिवाज, तीज त्योहार, या फिर उसमें कोई भी उनको जरूरत पड़ती है, तो वो उस पैसे का यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं लोग अपने पास में पैसे को जमा करके रखते हैं, वही मुद्रा की मांग में आता है। दूसरा सट्टा उद्देश्य,
सट्टा उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति अपने पास नगद मुद्रा को इसलिए भी रखता है ताकि वह भविष्य में ब्याज, बॉन्ड, प्रतिभूतियों की कीमत में होने वाले परिवर्तन से लाभ उठा सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सट्टा लगाना, या फिर कोई चीज खरीद कर उसको फ्यूचर के लिए रख देना और उससे क्या कर सके, वो पैसे को बढ़ा सके। उसके बाद अगर हम बात करें तरलता जाल, देखिए तरलता जाल क्या होता है। अर्थव्यवस्था में ब्याज की अति निम्न दर की स्थिति, निम्न दर मतलब कम, ठीक है, कम दर की स्थिति जहां प्रत्येक आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज की वृद्धि की आशा करता है, उसे हम बोलते हैं तरलता जाल। मतलब एजेंट सोचता है कि इन केस मैं अपने पास में पैसा करके रखूंगा और आने वाले समय में क्या होगा, मेरा जो ब्याज का पैसा होगा वो बढ़ेगा, मैं अभी नहीं देता, अभी तो कम ब्याज चल रहा है, मैं इसको है ना आने वाले समय में दूंगा ताकि जब ब्याज का वो बढ़ जाए। तो यानी कि पहले आपने देखा होगा 2% 3% तक पैसा मिलता था, लेकिन आज 5 और 8 और 10% पर मिलता है। तो धीरे धीरे क्या है, ये भी चीज बढ़ती जा रही है, तो लोग इसी चीज का इंतजार करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो आपके बॉन्ड होते हैं इनकी कीमत गिरने लगती है और पूंजी का नुकसान होने लगता है। तो उस समय पे जो व्यक्ति होता है अपने धन की मुद्रा के रूप में क्या करता है, अपने पास रखी हुई मुद्रा को क्या करता है, उसको सट्टे में कन्वर्ट करवाता है और उसको क्या करता है, वो बढ़ा देता है। मतलब ऐसे समय पे अपनी मुद्रा को निकालता है जब मार्केट में मुद्रा नहीं होती है, तब वो उस समय पे अपनी मुद्रा को निकालता है, इसलिए वो क्या करता है, काला धन यानी कि इकट्ठा करके उसको रखता है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति की, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई की। ये क्या होता है, देखो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाता है एमसीक्यू। आपसे पूछेगा कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो किस प्रकार की अवधारणा है, या फिर आपसे पूछेगा कि मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा है या फिर फ्लो की अवधारणा है या किस चीज की अवधारणा है। तो यहां से आप इसको याद रखेंगे कि स्टॉक की अवधारणा है। इससे अभिप्राय होता है कि एक निश्चित समय में देश के लोगों के पास में जो कुल मुद्रा होती है उसका स्टॉक होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मुद्रा का स्टॉक, है ना। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा का स्टॉक क्या होता है, तो आप बोलेंगे मुद्रा के स्टॉक से अभिप्राय है कि एक निश्चित समय में देश के लोगों के पास में कुल जमा राशि क्या कहलाती है, स्टॉक कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था में सर्जित संपूर्ण मौद्रिक दायित्व मुद्रा की पूर्ति पर ही आधारित होता है। मतलब आगे इकोनॉमी क्या क्या करना है, कैसे चलानी है, क्या करनी है, तो ये स्टॉक पर ही आधारित होता है, मुद्रा के रूप उसमें ही आधारित होता है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर नोटों की कुल गिनती कर दी जाती है। अगर कम होते हैं तो ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, अगर ज्यादा होते हैं तो उनको कम कर दिया जाता है। तो इसका दायित्व होता है हमारे आरबीआई बैंक का, यानी कि हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। तो आरबीआई ही क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति पर विशेष ध्यान देता है। अगर उसको मुद्रा बढ़ानी है तो भी उसी के हाथ में होता है, और अगर घटानी है तो भी उसी के हाथ में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा आपूर्ति के तत्व के बारे में। तो इसके 3 तत्व होते हैं कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी करी गई मुद्रा, इसमें मौद्रिक मूल्य के नोट शामिल होते हैं। उसके बाद में बैंकों के द्वारा जमा करी गई कुल राशि, और सरकार के द्वारा जो इधर उधर के जो सिक्के होते हैं, मतलब सरकार को सिक्के छापती है वो, इन तीनों को मिला देते हैं तो मुद्रा की आपूर्ति के तत्व बन जाते हैं। कौन कौन से, एक तो बैंक होता है, दूसरा आपका क्या होता है, बैंकों के द्वारा जमा राशि होती है, और सरकार होती है। तो ये 3 लोग होते हैं जो मुद्रा की पूर्ति को क्या करते हैं, संभालते हैं। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि एक तो जनता हो गया जिसे हम बोलते हैं सी, एक होता है आपका डीडी, एक आपका होता है पोस्ट ऑफिस, एक होता है आपका बैंक, एक होता है आपका सरकार। ये तीनों चारों मिलकर ही क्या करते हैं, मुद्रा की पूर्ति को निभाते हैं। मुद्रा की पूर्ति यही लोग करते हैं। अगर हम बात करें मुद्रा की पूर्ति के सिद्धांत क्या होते हैं, देखिए बैंकिंग सिद्धांत, या फिर तुलना, जो आपके तुलना पत्र होता है यानी कि बैलेंस शीट होता है, या फिर मुद्रा का गुणांक यानी कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है। उसके बाद में ये 2 ही होते हैं जो मुद्रा की इसमें सिद्धांत पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा गुणांक की। देखिए क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, मुद्रा का गुणांक कहलाता है। यानी कि हम ये देखेंगे कि कुल कितनी पूर्ति हुई है और कितनी मतलब मुद्रा का स्टॉक उनके बीच में है, मतलब मुद्रा का स्टॉक और पूर्ति कितनी है, उन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे। वो जो रेशियो निकलेगा वही मुद्रा का गुणांक कहलाता है, ठीक है।
अगर हम बात करें मुद्रा के गुणांक की, देखिए मुद्रा का गुणांक कैसे होता है। देखो सबसे पहला करेंसी जमा अनुपात, यानी कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो, यानी कि इसको हम बोलते हैं सी। उसके बाद में आरक्षित निधि जमा अनुपात, जिसको हम बोलते हैं रिनेलू, यानी कि जो आपका रिनेवल जो होता है, या फिर हम किसी की चीज में हम क्या करते हैं, मतलब हम इसको डिपॉजिट करके आते हैं। जैसे हम अपना पैसा किसको जमा करके आते हैं, या तो हम पोस्ट ऑफिस में जमा करके आएंगे या फिर बैंकों के पास में जमा करके आएंगे। उसके बाद में मुद्रा गुणांक, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, तो एम इजिकल टू होता है सी प्लस डी या फिर सी प्लस आर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मनी गुणांक बन जाता है। अगर हम बात करें आरबीआई के द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर दूसरा जो कार्यकारी जो दल होता है, वो 1977 में गठित करा गया था। इस दल ने तरलता के अंश के आधार पर क्या करा था, पूर्ण मौद्रिक स्टॉक की चर माप प्रस्तुत करी थी। मतलब इसने सबसे पहले मुद्रा के गुणांक के बारे में बताया था। तो आपसे पूछेगी सबसे पहले मुद्रा के गुणांक के बारे में कब बताया गया था, तो 1977 में सबसे पहला बताया गया था। ठीक है, यानी कि इसकी तरलता के बारे में कि मुद्रा को कितनी जल्दी और कहां कहां से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें M1 मुद्रा की, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि M1 के पास में क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जनता के पास में जो जमा राशि होती है, चाहे सिक्के हो चाहे नोट हो, वो और बैंकों की जमाएं और रिजर्व बैंक के पास में जितनी भी अन्य जमाएं होती है, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, M1 बन जाएगा। मतलब जनता के पास में पैसा, बैंकों के पास में मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास में जो जमाएं होती हैं, इन तीनों को प्लस कर दो तो आपको क्या बन जाएगा, M1 बन जाएगा। अगर आपको M2 निकालना होता है तो M1 में डाकघर के पास में जो बैंकों के पास में जो डाकघर होते हैं, उनके पास में जो जमा राशि होती है, उसको प्लस कर दो M1 में, तो हमारे पास में M2 आ जाएगा। M3 अगर हमें निकालना है तो M1 में बैंकों की सावधिक जमाएं, मतलब सावधिक जमा का मतलब होता है सावधिक की टोटल कितनी जमा उसके अंदर हुआ है उसका। M4 अगर आपको निकालना है तो M3 के अंदर डाकघरों की समग्र जमाएं, मतलब एक साल के अंदर जितनी जमा राशि हुई है वो M3 में प्लस कर दो तो M4 आपकी मनी निकल जाती है। ठीक है, आगे देखें, अगर M1 और M2 को संकुचित मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला यहां से यहां तक। तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये जो नीचे वाली है, जहां से मैं आपको ब्लू कलर का ये दे रखा हूं डब्बे में, यहाँ पे ये देखो, इसको मैं डब्बे में कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। M1 और M2 की जो संकुचित मुद्रा होती है, इसको क्या बोलता है, संकुचित मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे M1 और M2 को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे संकुचित मुद्रा। आपसे बोलेगा M3 और M4 को किस नाम से जाना जाता है, तो व्यापक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। M1 लेने देने के लिए सबसे आसान और सबसे तरल मुद्रा होती है। जो M1 होती है ये सबसे आसान होती है, आराम से इसको बहुत जल्दी, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में ही और करेंसी में ही काम करती है। उसके बाद में M4 यह सबसे कम तरल मुद्रा होती है। जो M4 होती है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी इसको मुद्रा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि M1 को हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मुद्रा की तरलता का तात्पर्य ये होता है कि भाई मुद्रा को हम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए M1 को बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे कम देरी से 2 को, M3 को थोड़ा सा और लेट किया जा सकता है और M4 को सबसे लेट किया जाता है। अगर हम बोले M3 के, जो M3 होता है कि मुद्रा की पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप होता है, इसमें समस्त मौद्रिक साधारण होते, इसको क्या कहते हैं हम, मौद्रिक साधन भी कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, सबसे साधारण रूप होता है मुद्रा का, बिल्कुल नॉर्मल तरीके की मुद्रा होती है M3 जो होती है, क्योंकि बैंकों के पास में जो जमा होती है और जनता के पास में जो जमा होती है, तो ये बिल्कुल सिंपल होती है और बहुत जल्दी ये क्या हो जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है। हम इसको एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। जैसे M1 क्या है आपका, देखो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सन 1977 में मुद्रा की पूर्ति के 4 माप दिए थे, M1, M2 और M4, और उनको इस तरीके से बताया गया था कि M1 इजिकल टू C प्लस DD। मैं आपको ऑलरेडी ये बता के आया हूँ, पीछे हमने इसी चीज के बारे में डिस्कस करा था, आप इसको एक बार देख सकते हैं कि भाई M1 क्या होता है, C प्लस DD, M2 क्या होता है, M1 में HD प्लस कर दो, M3 क्या होता है, M1 में TD प्लस कर दो, M4 क्या होता है, M3 में TDP प्लस कर दो। तो यहाँ पर इनके सबकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं।
देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की कि भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह। यहां से आपको क्वेश्चन बन के आ सकते हैं एमसीक्यू, क्योंकि इस बार एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो भारतीय रुपए के जो प्रतीक चिन्ह होता है वो भारतीय सरकार द्वारा जुलाई 2010 में, कब, जुलाई 2010 में स्वीकार करा गया था। और रुपए का सिंबल इस तरीके का जो होता है हमारा, है ना, ये कब किया गया था, ये जुलाई 2010 में भारत ने इसको मान्यता दी थी। और इस रुपए के सिक्के को आईआईटी बॉम्बे, यानी कि आईआईटी के बॉम्बे का जो छात्र था, यानी उसने क्या करा था, उदय कुमार उनका नाम था, और इन्होंने इसको डिजाइन किया था। आईआईटी बॉम्बे का एक छात्र था उदय कुमार, उन्होंने इसको क्या करा था, डिजाइन किया था रुपए के सिंबल को। उसके बाद में यह प्रतीक चिन्ह देवनागरी लिपि, यानी कि जो आर, देवनागरी लिपि में आर है, और रोमन लिपि आर से बनाया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो रुपए का सिंबल है वो कौन कौन सी दो लिपियों के द्वारा बनाया गया है, तो आप उसको बोल सकते हैं देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। समझ गए। उसके बाद में विश्व की, या अभी देखो, जो रुपया है, भारत का जो रुपया है वो विश्व की 5वीं मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जिसका अपना एक खुद का प्रतीक है, यानी कि खुद का एक सिंबल है। जैसे कि अमेरिका के डॉलर का एक सिंबल है, उसके बाद में ब्रिटिश पाउंड का है, जापानी येन का है, यूरोपियन यूरो का है, और भारत का रुपया है। यहाँ से एक नोट दिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रुपए का चिन्ह के होने से भारतीय रुपए की पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रुपए से अलग पहचान हुई है। वरना पहला हम इन सब के ही जैसे रुपए हमारे चलते थे, लेकिन अब हमारी रुपए की एक अलग पहचान है, क्योंकि हम 5वें नंबर के ऐसे देश विश्व में आते हैं जिसका अपना खुद का एक सिंबल है। अब देखिए, अगर हम बात करें मुद्रा की तरलता, मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं मुद्रा की तरलता का मतलब क्या होता है। देखो, मुद्रा की तरलता से आशय है कि मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीयता से होता है, अर्थात मुद्रा में किया गया भुगतान बिना किसी क्षतिपूर्ति के उसको दोबारा से परिवर्तित किया जा सके। जैसे अगर हमने सोना खरीद के रख लिया, तो सोने को हम आसानी से मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। दूसरे शब्दों में बोले कि अपनी संपत्ति के बदले कितनी शीघ्रता से नगद में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रा की तरलता, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। यही मुद्रा की तरलता है। जैसे कि अमेरिकी डॉलर विश्व में कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो अतः अमेरिकी डॉलर क्या है, एक आराम से परिवर्तनीय हो जाता है। रुपए का सिंबल भी आसानी से, यानी कि रुपए भी आसानी से परिवर्तित हो जाता है। तो वह मुद्रा जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मुद्रा की तरलता कहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि है मुद्रा की तरलता क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, कौन कौन लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो आपको वीडियोज हैं वो मिलती रहें। और हाँ, गूगल प्ले से जाकर हमारे ओरम एडुकेटर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं ये कह नहीं सकता कि उसमें आप कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप उसको एक बार डाउनलोड कर कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। बस आप एक आध दिन, जैसे अगर आप उसको सर्च करेंगे ओरम एडुकेटर, ओरम एडुकेटर के नाम से आप सर्च करेंगे, AURUM, ओरम EDUCATOR, ओरम एडुकेटर, और ये वाला आपको लोगो दिखाई देगा, ये वाला आप लोगो देखेंगे। जब आप इसको लोगों को देखेंगे तो उसे आपको डाउनलोड करना है। अभी उसमें थोड़ा वर्क चल रहा है ना, अभी वो वर्किंग प्रोसेस पे है, शायद विले स्टोर पे आपको दिखे या ना दिखे, अभी आफ्टर 2 डेज या 3 डेज के लिए। उसके बाद में आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सोल्यूशन बता दूंगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अपने मम्मी पापा का और अपने टीचर का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।